वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ दक्ष एजुकेशन। आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि झारखंड लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं ली जाती हैं, सिविल सेवा परीक्षा, उसकी शुरुआत हम कहाँ से करें। ठीक है, तो आप सेशन में बने रहें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि शुरुआत कहाँ से करें, आपके दिमाग में अभी भी ये कंफ्यूजन है कि सब कुछ है लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए, तो आपको ये सेशन पूरा देखना चाहिए। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो काम जल्दी से कर लें और अपने मित्र दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में। यहाँ पर आपको झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड राज्य के अंतर्गत जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं ली जाती हैं उन सभी के बारे में उचित मार्गदर्शन, अध्ययन सामग्री, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध आपको मिलेंगी। तो चलिए इससे पहले कि हम बात को आगे बढ़ाएं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कि आखिर तैयारी की शुरुआत कहाँ से की जाए। तो मित्रों देखिए, सबसे पहले बात यह है कि आज का जो सेशन है उस सेशन में हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने वाले हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि आज के चर्चा के विषय क्या क्या होंगे। चर्चा के विषय क्या हैं, तो आप देखें ध्यान से, हमने आज के सेशन को कुल 6 हिस्सों में डिवाइड किया है। ये कुल 6 हिस्से हैं जिसमें आज का सेशन होना है और आज के सेशन में हम इन्हीं 6 मुद्दों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात जो हम आज करने वाले हैं वो ये है कि झारखंड सरकार के द्वारा या झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा अब तक सिविल सेवा की कितनी परीक्षाएं ली जा चुकी हैं। आज की चर्चा का दूसरा विषय रहने वाला है कि परीक्षा का सिलेबस क्या है। हालांकि सिलेबस के लिए एक अलग वीडियो बना हुआ है, आप उस पर जाकर के वहां देख सकते हैं। फिर भी चूंकि यहाँ विषय से संबंधित है इसलिए सिलेबस की थोड़ी जानकारी देना जरूरी है। तो हम लोग दूसरे हिस्से में बात करने वाले हैं कि झारखंड सिविल सेवा परीक्षा जो है उसका सिलेबस क्या है। आज की चर्चा का तीसरा जो पड़ाव होगा वो हम यही बात पर डिस्कशन करेंगे कि तैयारी कहां से आरंभ की जाए। चौथी बात जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि इस दरमियान कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, नोट्स कहां से मिलेंगे, क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, मैगजीन कौन पढ़ने हैं, इन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज की सेशन का 5वां जो चर्चा का विषय है वो ये है कि आखिर तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए ना, झारखंड सिविल सेवा परीक्षा या किसी भी अन्य राज्य की सिविल सेवा परीक्षा के लिए। और सबसे अंत में आज के सेशन की हम बात करने वाले हैं कि पूरी तैयारी के दौरान हमें किन किन बातों का ख्याल रखना आवश्यक है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम इन्हीं 6 मुद्दों पर बात करने वाले हैं। आपसे हमारा यह अनुरोध है कि अगर आपके दिमाग में भी यह कंफ्यूजन चल रहा है सब कुछ हो जाने के बाद कि आखिर तैयारी की शुरुआत कहां से की जाए, तो आप इस सेशन में बने रहें, अंत तक बने रहें। सेशन भले ही थोड़ा लंबा हो लेकिन आज जो आपको बातें बताई जाएंगी वो आगे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने व्यस्त समय से थोड़ा वक्त निकालकर इस सेशन को पूरा देखें। संभव अगर हो तो साथ में कॉपी कलम लेकर के बैठें, जो बातें इंपॉर्टेंट बताई जाए उसको नोट डाउन कर लें आप, ताकि बाद में उसको आप रिव्यू कर पाएं और उस अनुसार अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला सब्जेक्ट, पहला विषय जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं, और जो है झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा अब तक ली गई प्रतियोगिता परीक्षाएं, सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षाएं। तो मित्रों देखिए, अब तक का जो इतिहास रहा है जेपीएससी का, आप जानते हैं कि झारखंड सन 2000 में अलग हुआ और सन 2000 में अलग होने के बाद झारखंड सरकार ने अब तक कुल 6 परीक्षाएं कंडक्ट करवाई हैं। 6 सिविल सेवा परीक्षाएं अब तक हुई हैं और अभी वर्तमान में जिस समय हम ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं 7वीं परीक्षा के लिए भी नोटिफिकेशन आ चुका है और उसके लिए एग्जाम डेट भी तय था, 2 मई को परीक्षा होनी थी, बट कोविड-19 के सिम्टम्स के कारण परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है और अब यह परीक्षा किस तारीख को होगी इसके लिए अगला डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अब तक जो 6 परीक्षाएं ली गई हैं उनका हिसाब किताब क्या है, ये परीक्षाएं किस वर्ष में हुई,
परीक्षाएं कब से कब तक चली, इसमें वैकेंसीज कितनी थी, इन सब पर आज हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने ये लिस्ट आ गई है, आप देख पा रहे होंगे। इस लिस्ट में अब तक जो 6 परीक्षाएं जेपीएससी के द्वारा ली गई हैं, उन 6 परीक्षाओं का परीक्षा वर्ष और कुल पद, कितने कितने पदों के लिए परीक्षा हुई, इसको डिटेल में दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्रथम परीक्षा, फर्स्ट जेपीएससी की जो परीक्षा है वो 2003-2004 में हुई, जो 64 पदों के लिए थी। सेकंड जेपीएससी 2005-6 में 172 पदों के लिए हुई। थर्ड जेपीएससी 2006 to 9 के बीच हुई, 242 पोस्ट के लिए, 242 पदों के लिए। चतुर्थ जेपीएससी जो थी वो 2010 से 2012 के बीच ली गई, 219 पदों के लिए, 219 पोस्ट के लिए। पांचवी जेपीएससी, फिफ्थ जेपीएससी परीक्षा जो है वो 2013-14 में ली गई, 277 पदों के लिए, 277 पोस्ट के लिए। छठी जेपीएससी ने तो कमाल ही कर दिया, 2015 में वैकेंसी आई और 2020 में जाकर के अंतिम इसका रिजल्ट आया। हालांकि 2021 जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस समय भी जून 2021 में झारखंड उच्च न्यायालय ने छठी सिविल सेवा परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित जो लोग थे, जो अभ्यर्थी थे, उस रिजल्ट को रिजेक्ट कर दिया है और फिर से दोबारा रिजल्ट निकालने के लिए आयोग को कहा है। तो कह सकते हैं कि 2021 में भी अभी मामला फंसा ही हुआ है। हालांकि यह परीक्षा 326 पदों के लिए ली गई थी। इसी बीच सन 2020 में 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, उसके लिए विज्ञापन निकाला गया। 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वर्तमान में झारखंड में जो सरकार है, उस सरकार का मानना है कि अब तक जो हुआ जेपीएससी में वो ठीक है, नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ, परंतु अब से हमारा प्रयास, मतलब सरकार का प्रयास यह रहेगा कि अब ऐसा कुछ न हो। इसको देखते हुए सरकार ने 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं 4 साल की संयुक्त सेवा परीक्षा को एक ही विज्ञापन में निकाला है। ये जो परीक्षा 252 पदों के लिए होनी है। विज्ञापन निकलने के बाद इस परीक्षा को 2 मई को इसका प्रारंभिक परीक्षा जो थी उसका आयोजन होना था, परंतु कोरोना संक्रमण के कारण स्थिति खराब हुई और परीक्षा की तिथि को स्थगित कर दिया गया। अगला तारीख, अगला डेट अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है जब हम ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मित्रों, ये था अब तक का झारखंड सरकार का ये अब तक जो जेपीएससी के द्वारा जो परीक्षाएं ली गई हैं उसका हिसाब किताब। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपको ये जानना जरूरी है कि अब तक झारखंड सरकार के द्वारा जो 6 परीक्षाएं ली गई हैं, ये 6 परीक्षाएं किसी न किसी विवाद में फंसी रही। 6 परीक्षाएं जो हैं वो विवादास्पद रही। हर परीक्षा के बाद किसी न किसी मुद्दे को लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, चाहे वो उम्र सीमा की बात हो, विज्ञापन को लेकर के कोई समस्या हो, धांधली परीक्षा में धांधली, भ्रष्टाचार को लेकर के कोई बात हो, भाई भतीजावाद को लेकर के कोई बात हो। तो ये 6 परीक्षाएं जो हैं, ये 6 परीक्षाएं जो है विवादास्पद रही। और झारखंड के अभ्यर्थियों का यह की बदनसीबी है कि 21 साल होने को आ गए, अब 21वां साल चल रहा है जेपीएस झारखंड अलग हुए, और अब तक मात्र 6 परीक्षाएं ही हो पाई हैं। कायदे से अगर देखा जाए तो अब तक ये संख्या कम से कम 250 में तो पहुंचनी ही चाहिए थी कम से कम, लेकिन ये जो अभी छठी तक की हुई है, जो वो भी अभी विवादास्पद है। 7वीं के लिए विज्ञापन निकला है जिसके लिए कई लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है, और अब ये परीक्षा कोरोना के स्थिति ठीक होने के बाद ही ली जा सकेगी, ऐसा अनुमान है। तो आज के सेशन के चर्चा का पहला विषय जो है वो यहाँ पर खत्म होता है, जिसमें हम यह बात कर रहे थे कि जेपीएससी के द्वारा अब तक जो परीक्षाएं ली गई हैं उनका हिसाब किताब क्या रहा है। आगे बढ़ते हैं हम अब हम बात करने वाले हैं इस सेशन के दूसरे विषय पर, और दूसरा विषय ये है कि परीक्षा का सिलेबस क्या है। परीक्षा का सिलेबस, अब हम सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सिलेबस के लिए। ये देखिए आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जेपीएससी का सिलेबस।
जैसा कि आप जानते हैं कि यह परीक्षा मुख्यतः दो स्तरों में होती है, एक प्रारंभिक परीक्षा है, एक मुख्य परीक्षा है। और साक्षात्कार जो होता है वो मुख्य परीक्षा का ही हिस्सा है, हालांकि हम लोग उसको अलग मान के चलते हैं, लेकिन वो मुख्य परीक्षा का ही हिस्सा है। प्रिलिमिनरी जो एग्जाम है, प्रारंभिक परीक्षा जो है, वह कुल 200 मार्क्स की होगी। दो पेपर होंगे, एक पेपर जीएस होगा, दूसरा पेपर भी जीएस ही है, मगर स्टेट स्पेसिफिक होगा। वो झारखंड से संबंधित प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब आपके सामने जेपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो सिलेबस है, उस सिलेबस ओपन किया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है, इसमें दो पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज पेपर 1 और जनरल स्टडीज का पेपर 2। इन दो पेपर में आप देख पा रहे होंगे, पेपर 1 जो है वो 200 मार्क्स का होता है, पेपर 2 भी 200 मार्क्स का होता है। टोटल 400 नंबर की परीक्षा होगी। आप इसको ऐसे देख पा रहे हैं, ऐसे देखें ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए, तो जीएस पेपर 1 जो है वो 200 नंबर का होगा, 100 प्रश्न रहेंगे, हर प्रश्न 2-2 मार्क्स का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। 2 घंटे इसके लिए वक्त निर्धारित किया गया है। जीएस पेपर 2 जो है, यह झारखंड स्पेसिफिक होगा। यह भी 2 घंटे का प्रश्न का इसके लिए वक्त मिलेगा और 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो ये प्रिलिमिनरी एग्जाम है। मेंस एग्जाम की अगर बात करें तो कुल 6 पेपर्स होते हैं जेपीएससी के मेंस एग्जाम में। ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, कुल 6 पेपर्स हैं, पेपर 1 से लेकर के पेपर 6 तक। मित्रों, आपको ये जानना चाहिए कि छठी जेपीएससी का जो परीक्षा का जो अंतिम रिजल्ट है वो क्यों रिजेक्ट कर दिया गया। कुछ कारण रहा होगा। कारण क्या रहा है? कारण ये रहा है कि छठी जेपीएससी में पेपर 1 जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है और 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 50 मार्क्स इंग्लिश के होते हैं और 50 मार्क्स हिंदी का होता है, इसके 100 नंबर भी मेरिट वाले अंकों में के साथ जोड़ दिए गए हैं और जोड़ने के बाद मेरिट निकाला गया है। झारखंड हाई कोर्ट का कहना है कि इस 100 मार्क्स का जो है पेपर 1 है, ये चूंकि क्वालिफाइंग है तो इसके मार्क्स को मेरिट में नहीं जोड़ना है। और अब दोबारा झारखंड सरकार ने, झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा है कि इन 100 नंबर के में जो जो जितने जितने नंबर अभ्यर्थियों के आए हैं, उन नंबर्स को हटा करके मेरिट लिस्ट बनाने के लिए, इसको इस तरह समझें आप कि छठी जेपीएससी में मेंस की जो परीक्षा हुई है वो कुल परीक्षा 1150 नंबर की हुई है, लेकिन न्यायालय का यह कहना है कि इसको 1050 के आधार पर निकालना है, जिसमें 100 नंबर इंटरव्यू वाला भी एडेड है। मतलब आप यूं समझें कि मेंस की जो रिटन परीक्षा होगी अब से मतलब 7वीं जेपीएससी से, वो 950 नंबर की होगी और उसके बाद 100 नंबर का साक्षात्कार या व्यक्तित्व परीक्षण या इंटरव्यू जिसको हम कहते हैं, वो वाली परीक्षा होगी। मेंस के जो 6 पेपर हैं उन पर एक एक करके बात करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा इन 6 पेपर्स के बारे में। पहला पेपर है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का। सॉल्व करने के लिए इसमें 3 घंटे का वक्त मिलेगा। 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, जिसमें 50 नंबर इंग्लिश के होंगे और 50 नंबर हिंदी का होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का है। बिल्कुल अच्छे से याद रखिए, पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें 30 मार्क्स लाना है पास होने के लिए, और इसमें उससे ज्यादा भी अगर आपके मार्क्स आते हैं तो उसको मेरिट में ऐड नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न पत्र 2 जो है, पेपर 2 जो है, वो लैंग्वेज और लिटरेचर का है। अब ये लैंग्वेज और लिटरेचर के बारे में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि लैंग्वेज एंड लिटरेचर अंडर दिस पेपर एवरी कैंडिडेट विल हैव टू ऑप्ट फॉर 1 लैंग्वेज एंड लिटरेचर आउट ऑफ 15 लिस्टेड बाय द कमीशन। कुल 15 लैंग्वेजेस को लिस्ट किया गया है जेपीएससी के द्वारा। इन 15 में से किसी एक लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट करना है और उसमें परीक्षा देनी है उसकी। इसके लिए भी 3 घंटे का वक्त मिलेगा और इसमें 150 मार्क्स का ये पेपर है। पेपर 3 की अगर बात करें तो पेपर 3 है सोशल साइंस का। सोशल साइंस का जो पेपर है उसमें 2 विषयों को रखा गया है, इतिहास और भूगोल, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को, और इक्वल वेटेज के साथ रखा गया। आप देख पा रहे होंगे पेपर 3 के जो मार्क्स हैं वो 200 मार्क्स का ये पेपर है, और 200 में 100 मार्क्स फॉर हिस्ट्री एंड 100 मार्क्स फॉर ज्योग्राफी और भूगोल।
पेपर 4 पर अगर हम आए तो पेपर 4 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, ये उसका नाम रखा गया। मतलब कुल मिला के 4 पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस। 3 घंटे का पेपर होगा, 200 मार्क्स होंगे, यहाँ भी इक्वल वेटेज है सबका। तो अब ये हो गया पेपर 4। पेपर 5 जो है वो है इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये पेपर 5 हो गया, 3 घंटे का वक्त इसके लिए भी मिलेगा, 200 मार्क्स का पेपर होगा। पेपर 6 और आखिरी पेपर जो है वो है विज्ञान से संबंधित, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये भी 3 घंटे का पेपर होगा और 200 मार्क्स इसके लिए भी निर्धारित है। कुल को अगर जोड़ दिया जाए तो 1050 नंबर के ये कंप्लीट एग्जाम होंगे, जिसमें 100 नंबर हटा देना है जो क्वालिफाइंग है पेपर 1 का। 100 नंबर हटाने के बाद वापस से 100 नंबर इसमें ऐड कर देना है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू का पर्सनालिटी टेस्ट आपको दिख पा रहा होगा, और पर्सनालिटी टेस्ट में 100 नंबर के का वो होता है। सबको अगर मिला दे तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 1150 नंबर होता है। लेकिन फिर वही याद रखना है कि 100 नंबर पेपर 1 का भी इसमें जोड़ा हुआ है, जिसको हटा देना है। मेरिट जो बनेगा वो 1050 नंबर पर ही बनेगा। इस बात को अच्छे से याद रखें कि मेरिट जो बनेगा वो 1050 नंबर पर ही बनेगा। तो फ्रेंड्स, अब आप ये समझ चुके होंगे, समझ गए होंगे एक ओवरऑल व्यू कि जेपीएससी का सिलेबस क्या है, प्रिलिमिनरी में क्या है, मेंस में क्या है और इंटरव्यू कितने नंबर का होगा। प्रिलिमिनरी कितने नंबर का होगा, मेंस कितने नंबर का होगा, किस पेपर के कितने मार्क्स हैं, कितना वक्त मिलेगा आपको उसको सॉल्व करने के लिए, कौन सा क्वालिफाइंग है जिसका नंबर मेरिट में ऐड नहीं किया जाएगा। मित्रों देखिए, एक बात समझिए, बात ये समझनी है कि हम में से कई लोग अपने आसपास भी अगर आप देखें तो आपके जान पहचान में, आपके जानने वालों में कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो परीक्षा की तैयारी तो कर रहे हैं, मगर उन्हें पूरे पूरे पेपर कितने हैं, मार्क्स कितना है, उसमें कितना वक्त मिलता है, क्वालिफाइंग कौन है, इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। वो उनके अंदर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पाता है, नहीं रहता है कि आखिर कितने मार्क्स की का टोटल एग्जाम है, प्रिलिमिनरी कितने एग्जाम नंबर का है, मेंस कितने नंबर का है, इंटरव्यू कितने नंबर का है, मेरिट कितने नंबर पर बनेगा, 100 मार्क्स का पेपर कौन है, 200 का मार्क्स का पेपर कौन है, 150 मार्क्स का जो पेपर है एक आपका लैंग्वेज और लिटरेचर, उसके लिए कितना वक्त है, क्या करना है, ये सब। तो आज इस सेशन का उद्देश्य यह भी है कि आपके अंदर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको दी जाए, आप कंफ्यूज न रहे, क्योंकि एक कंफ्यूज आदमी कभी भी सफल नहीं हो सकता है। सफलता की राह जो है वो तभी स्टार्ट होगी जब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स को लेकर के क्लैरिटी रहेगी। आप भली भांति इस बात से परिचित होंगे कि आपको पढ़ना क्या है, कितने नंबर का आप जो पढ़ रहे हैं उसका वेटेज कितना है, उसका मार्क्स ऐड किया जाएगा या नहीं ऐड किया, ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ये एक पूर्व रिक्वायरमेंट है, एग्जाम की तैयारी करने से पहले इतनी बातें तो आपको आनी ही चाहिए। तो मित्रों, अब हमने दूसरा जो सेक्शन था इस आज की चर्चा का, वो भी हमने आज कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं आज की चर्चा के तीसरे सेगमेंट की ओर, जिसमें हम देखेंगे कि तैयारी कहाँ से आरंभ करें, ये सबसे मुख्य है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि हम में से बहुत से लोग, आप सबसे पहले तो ये समझिए कि हम में से कई लोग जो तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, इनको 2-3 प्रकार में बांट लीजिए। पहले तो वे स्टूडेंट्स हैं जो अभी ग्रेजुएशन में हैं या जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और वो अब जेपीएससी की तैयारी आरंभ करना चाहते हैं। जेपीएससी की जगह आप अन्य कोई भी सिविल सेवा आयोग मान सकते हैं कि आप वो तैयारी आरंभ करना चाहते हैं। दूसरा एक किस्म है उन विद्यार्थियों का जिन्होंने तैयारी आरंभ की है, एक आध बार एग्जाम भी दिया है, लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, अभी पीटी भी क्वालिफाई नहीं हुआ है। एक तीसरा वर्ग ऐसे विद्यार्थियों का है जो पिछले कई वर्षों से परीक्षा दे रहे हैं, 2-3 बार 4 बार उन्होंने परीक्षा दी है, कभी पीटी क्वालिफाई भी किया है, कभी मेंस लिखा है, कभी इंटरव्यू में छट गए, कभी कुछ हुआ, मतलब फाइनली वो भी सिलेक्टेड नहीं है। तो ये 3 वर्ग के विद्यार्थी हैं।
अगर आपको अंतिम रूप से सफलता नहीं मिलती है तो कहीं ना कोई कारण तो है, ये तो आप मानते ही होंगे। तो कई लोगों के तो कुछ दूसरे कारण है। कई लोगों का कारण ये है कि उनको ठीक से पता ही नहीं है, जिनका पीटी भी क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, उनको पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या रणनीति होनी चाहिए, तैयारी कहाँ से शुरू की जाए। और खास करके वैसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या अभी वो ग्रेजुएशन में ही है और अपनी तैयारी आरंभ करना चाहते हैं, उनके लिए तो और ज़्यादा बेनिफिशियल है। वो ये ज़रूर सुने और ये जाने कि तैयारी कहाँ से शुरू करनी है, क्योंकि यह परीक्षा 2 महीने 4 महीने में रट के पास हो जाने वाली परीक्षा नहीं है। इसके लिए आपको लगना पड़ेगा, डेडिकेशन होना चाहिए और कमिटमेंट आपको करना पड़ेगा कि मैं पढ़ूंगा और जी तोड़ मेहनत करूंगा, सिलेबस कंप्लीट करूंगा, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस बात पर चर्चा कि तैयारी कहाँ से आरंभ की जाए। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जिस किसी भी परीक्षा की तैयारी आरंभ करना चाहते हैं, वो सिविल सेवा परीक्षा हो, कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं हो, रेलवे के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं हो, या अन्य किसी भी संस्था के द्वारा किसी भी पद के लिए ली जाने वाली कोई भी परीक्षा हो जिसकी आप तैयारी आरंभ करने जा रहे हैं, तो एक पहले से आपको इतनी बात तो मालूम होनी ही चाहिए कि परीक्षा का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और पिछले ईयर्स में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आई रिपीट माई सेल्फ, मैं अपने आप को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैंने बताया कि आपको इन बातों की जानकारी तो होनी ही चाहिए कि परीक्षा का सिलेबस क्या है, परीक्षा में हाल के वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और इसके लिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या आपको तैयारियां करनी पड़ेंगी। तो यहां पर मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप सबसे पहले इस झारखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाएं और इसका सिलेबस डाउनलोड कर लें। सिलेबस डाउनलोड करें और उस सिलेबस को 1 बार 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ लें। पढ़ने के लिए कह रहा हूं, रटने याद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ पढ़ना है। क्या फायदा होगा? पढ़ने से फायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि सिलेबस क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह की तैयारी मुझे करनी है। ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए परीक्षा की तैयारी को लेकर के। दूसरे स्टेप की बात करते हैं। सिलेबस देखने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से ये पता चलता है कि अब तक जो परीक्षाएं आयोग के द्वारा ली गई हैं उनका पैटर्न क्या रहा है, किस किस सेगमेंट से, सिलेबस के किस किस सेगमेंट से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस सेगमेंट से कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और ये भी पता चलेगा कि प्रश्नों की प्रकृति क्या है। प्रश्नों की प्रकृति क्या है का मतलब ये हुआ कि प्रश्न जो है आसान है, थोड़े मुश्किल है, या डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये सब चीजों की जानकारी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से ही प्राप्त होगी। तो ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है। सिलेबस देखने के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो ये है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को पढ़ें। आंसर का करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर तो आप कर ही लेंगे बाद में जब तैयारी करेंगे तब। शुरुआत में आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर, 6 ही परीक्षाएं हुई हैं अभी तक सिविल सेवा की, तो 6 प्रश्न पत्र जो है वो ले करके उसको बढ़िया से एनालिसिस कीजिए कि किस सेगमेंट से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर वर्ष। जैसे मान लें आप कि इतिहास का ही अगर हम उदाहरण ले लें तो किसी वर्ष इतिहास से 5 क्वेश्चन आए, किसी वर्ष 10 आए, किसी वर्ष 20 क्वेश्चन आ गए, तो आप इस चीज को देखें और एक उसका एवरेज ले लें कि क्या आएगा। हालांकि उससे अब कोई विशेष फायदा नहीं होना है, क्योंकि इस बार से 7वीं जेपीएससी से आयोग ने हर विषय में प्रश्नों की संख्या, हर विषय में मार्क्स जो है उसको निर्धारित कर दिया है और प्रश्नों की संख्या भी इससे निर्धारित हो गई है। परंतु फिर भी आपको वो काम करना चाहिए, एनालिसिस करनी चाहिए, आपको वो टॉपिक्स देखने चाहिए कि किस टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो अब तक अनछुए रहे हैं, जिनसे अब तक कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है।
तो फ्रेंड्स, ये दूसरी बात हो गई। पहली बात हो थी आपकी कि सिलेबस को देखिए, सिलेबस का एनालिसिस कीजिए। दूसरी बात है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, उसका एनालिसिस कीजिए। अब आते हैं आज के तीसरे इस इंपॉर्टेंट बात पर। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों काम करने के बाद आप बुक्स के बारे में आपको जानना जरूरी है कि परीक्षा के दरमियान किन पुस्तकों का अध्ययन आपके द्वारा करना चाहिए, आप किन बुक्स को पढ़ करके आपका काम जल्दी से आसानी से हो जाएगा, आप समझ पाएंगे। तो आज के इसी सेशन में मैं आप लोगों को पूरे इस तैयारी के दरमियान जिन पुस्तकों की आपको आवश्यकता होगी उनकी पूरी एक लिस्ट बताने वाला हूं। आप कलम कॉपी लेकर के रेडी हो जाएं। मैं सबका एक एक करके नाम पेपर वाइज, फर्स्ट पेपर के लिए कौन से बुक, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए और फिफ्थ और सिक्स्थ पेपर के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी है आपको, वो अभी आपको बता रहा हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं पुस्तकों के नाम बताना आरंभ करूं, एक आपको और बात बताना चाहता हूं, वो ये कि अभी जिन पुस्तकों के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको इन्हीं पुस्तकों को पढ़ना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। आप विषय से संबंधित किसी दूसरी पुस्तक का भी अध्ययन कर करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। परंतु मेरा जो अभी तक का अनुभव है और हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं उनका अपना जो फीडबैक है, उस पर बात करने के बाद हमने पुस्तकों की ये लिस्ट बनाई है। और हमें आशा है कि ये पुस्तकें जो हैं आपकी तैयारी को आसान बनाएंगी और आप एक पीटी के लिए एक समग्र तैयारी और मेंस के लिए एक अच्छा उत्तर लिखने की स्थिति में होंगे इन पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद। तो आइए मित्रों, हम लोग सबसे पहले पुस्तकों की लिस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम से, प्रारंभिक परीक्षा से। प्रारंभिक परीक्षा जैसा कि आप जानते हैं 2 पेपर्स की होने वाली है। पेपर 1 जो है वो सामान्य अध्ययन है और पेपर 2 जो है वो भी सामान्य अध्ययन है, झारखंड विशेष का। तो पेपर 1 जो सामान्य अध्ययन है वो उसके लिए तो प्रिलिमिनरी के बुक्स और मेंस की बुक्स एक ही होंगी। बस उसके लिए एक आपको एग्जाम के कम से कम 3 महीने पहले, एग्जाम के 3 महीने पहले ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक्स खरीदनी पड़ेंगी जो विशेष रूप से प्रिलिमिनरी के लिए ही होंगी। उसमें घटना चक्र पब्लिकेशन की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की पुस्तकें आती हैं विषयवार ढंग से, जैसे इतिहास के लिए अलग, भूगोल के लिए अलग, विज्ञान प्रौद्योगिकी की अलग। इस प्रकार हर विषय की अलग अलग उसकी पुस्तक आती है जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को संग्रहित की हुई है उन पुस्तकों में, और सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए वो होती है। तो उसको लेकर के आप ये पढ़ सकते हैं। लेकिन ये काम कब करना है? परीक्षा के 3 महीने पहले करना है और केवल उतने ही समय के लिए करना है उसको। उसके अलावा मेंस के लिए जो पुस्तकें हम लेंगे, पेपर 1 to पेपर 6, यही पुस्तकें आपको जीएस पेपर 1 के लिए भी काम करेंगी प्रिलिमिनरी एग्जाम में। जहां तक दूसरे पेपर की बात है, प्रारंभिक परीक्षा के दूसरे पेपर जो झारखंड विशेष से संबंधित है, उसके लिए मैंने कई लोगों से बात करके ये निष्कर्ष निकाला है कि मनीष रंजन, डॉक्टर मनीष रंजन की जो पुस्तक है वो सबसे बढ़िया है। कई लोगों ने उड़ान पब्लिकेशन की भी पुस्तक रखी हुई है, वो भी ठीक है, मगर वो वन लाइनर टाइप की दी गई है, वो ठीक है, मगर उससे ज्यादा अच्छा है मनीष रंजन की पुस्तक। डॉक्टर मनीष रंजन की झारखंड के से संबंधित 2020-21 अपडेटेड वर्जन जो बुक है वो पेपर 2 के लिए सबसे अच्छी है। प्रारंभिक परीक्षा की चर्चा करने के बाद अब हम आते हैं मुख्य परीक्षा की। इससे पहले आपको यह भी बता दें कि प्रारंभिक परीक्षा में समसामयिकी से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और समसामयिकी के लिए क्या करना है? कुछ विशेष नहीं करना है। हर महीने एक मैगजीन करंट अफेयर्स की आपको खरीदनी है, उसको पढ़ना है और फिर उसका नोट्स नहीं बनाना है। कभी भी करंट अफेयर्स का नोट्स मत बनाने लगिएगा, वरना इतने नोट्स बनने लगेंगे और बनाते ही रह जाएंगे कि दूसरे विषय के लिए वक्त नहीं बचेगा। तो इससे बचना है, करंट अफेयर्स का नोट्स नहीं बनाना है। मैगजीन में ही पढ़ना है, मैगजीन में ही नोट करना है और फिर उस मैगजीन को संभाल करके रखना है जब तक आप एग्जाम नहीं दे लेते हैं तब तक। मुख्य परीक्षा की जहां तक बात है, तो मुख्य परीक्षा का पेपर 1 जो है, मुख्य परीक्षा का पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है,
50 मार्क्स के हिंदी के क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स का इंग्लिश होगा। दोनों ग्रामर होता है बेसिकली, इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर। तो ग्रामर में आपको क्या करना है वो आप देख लें। कोई भी हिंदी व्याकरण की पुस्तक अगर आपके पास है और कोई भी इंग्लिश ग्रामर की बुक है, उसको ठीक से पढ़ जाइए, उससे आपका पेपर 1 का काम चल जाएगा, जो क्वालिफाइंग नेचर का है। पेपर 2 की बात, अगर मान लें आपके पास कोई बुक नहीं है तो लूसेंट की हिंदी व्याकरण ले लें आप, और अरिहंत की इंग्लिश ग्रामर ले लें, उससे भी आपका काम चल जाएगा। आते हैं पेपर 2 पर। पेपर 2 जो है वो लैंग्वेज और लिटरेचर से संबंधित है। 15 अलग अलग लैंग्वेजेस की लिस्ट बनी हुई है, उसमें से कोई एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है। तो वो उसमें पुस्तकों का जो लिस्ट है या पुस्तक कौन से आपको पढ़ने हैं, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी लैंग्वेज और लिटरेचर सेलेक्ट की है। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया है तो हिंदी के लिए शिवांगन पब्लिकेशन की बुक आती है, परीक्षा विशेष करके, पेपर 2 के लिए स्पेशल, उससे आप पढ़ सकते हैं। वो एक अच्छी किताब है और आपको परीक्षा में उससे काम चल जाए। जहां तक बात है पेपर 3 का, तो पेपर 3 जो है वो सोशल साइंस से संबंधित है, जिसमें इतिहास और भूगोल को रखा गया है। तो आप ये जानते हैं कि इतिहास के 4 सेगमेंट्स होते हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व इतिहास। तो सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि जेपीएससी में विश्व इतिहास से संबंधित कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ देना है। बचे 3। प्रारंभिक इतिहास के लिए क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक सबसे अच्छी थी, ओल्ड एनसीईआरटी, जो रामशरण शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। मान लीजिए वो बुक आपके पास नहीं है, ओल्ड एनसीईआरटी बुक नहीं है, तो अब वही पुस्तक सेम पुस्तक ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन से पब्लिश होती है, रामशरण शर्मा द्वारा लिखित प्राचीन भारत का इतिहास। वो प्राचीन भारत की तैयारी करने के लिए सबसे अच्छी पुस्तक है, उसको पढ़ लीजिए। मध्यकालीन मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री की अगर बात करें तो सतीश चंद्र के द्वारा लिखित क्लास 11th की एनसीईआरटी, वही फिर से ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11th की बाय सतीश चंद्र, एक अच्छी किताब है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इसके लिए 2 पुस्तकों का आपको रेफरेंस लेना होगा। पहली पुस्तक है विपिन चंद्रा की पुस्तक आधुनिक भारत का इतिहास, फिर से एनसीईआरटी क्लास 12th की, ओल्ड एनसीईआरटी। उसके साथ साथ आपको स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है आधुनिक भारत का इतिहास अपडेटेड वर्जन, उसको भी पढ़ना जरूरी है। तो कुल मिला के इतिहास के लिए आपको 4 पुस्तकों का अध्ययन करना अनिवार्य है। रामशरण शर्मा की प्राचीन भारत का इतिहास, सतीश चंद्रा की मध्यकालीन भारत का इतिहास, विपिन चंद्रा की आधुनिक भारत का इतिहास और स्पेक्ट्रम की पुस्तक। इसके अलावा प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो आपको मैंने बताया ही कि घटना चक्र के लिए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक संग्रह आता है वो आपको लेना है, तो वो प्रिलिमिनरी में काम आ जाएगा, मेंस का काम यहाँ से निकल जाएगा। इसका दूसरा हिस्सा जो है ज्योग्राफी का, भूगोल का, उस पर बात करते हैं। उसमें लिखा है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत और विश्व का भूगोल। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि माजिद हुसैन सर की बुक आती है भारत एवं विश्व का भूगोल, उसको आप परचेज कर सकते हैं, उसका रेफरेंस लेकर के पढ़ सकते हैं। या आप चाहें तो महेश वर्णवाल की पुस्तक से भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो 2 पुस्तकों के नाम मैंने बता दिए ज्योग्राफी के लिए, या तो माजिद हुसैन या फिर महेश वर्णवाल की पुस्तक ले लें, वहां से पढ़ लें। कई लोग सविंदर सिंह की पुस्तक भी पढ़ते हैं, तो ठीक है, वो पुस्तक भी अच्छी है, आप अपने हिसाब से देख लें। मेरा अपना जो अनुभव कहता है वो ये है कि माजिद हुसैन की पुस्तक पढ़ लें या वर्णवाल की पुस्तक पढ़ लें, महेश वर्णवाल। भूगोल की तैयारी के लिए आपको एटलस अपने साथ रखना बहुत जरूरी है। मानचित्र से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, मानचित्र का ज्ञान होना अति आवश्यक है, तो एक एटलस आपको अपने साथ रखना जरूरी है। तो 2 पुस्तकों का नाम मैंने बता दिया और एक एटलस ज्योग्राफी के लिए। जहां तक पॉलिटी की बात है, राज व्यवस्था की बात है, तो इसके लिए एम लक्ष्मीकांत इज द बेस्ट बुक।
कोई ऑप्शन नहीं है उसका। एम लक्ष्मीकांत की बुक को हालांकि यूपीएससी के लेवल पे लिखा गया है, यूपीएससी के आधार पर लिखा गया है, लेकिन वो बुक सबसे अच्छी है और वही बुक आपको पढ़नी चाहिए। हालांकि जेपीएससी के सिलेबस में भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था के साथ साथ लोक प्रशासन और सुशासन की बात भी की गई है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस के लिए लक्ष्मीकांत की एक अलग बुक आती है गवर्नेंस के नाम से, और एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से अलग बुक आती है। हालांकि इन सभी पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आपके आसपास मित्र, सहपाठी कोई भी अगर किसी के पास ये पुस्तक हो तो सिलेक्टेड चैप्टर्स की केवल फोटो कॉपी करा लेनी है, आपको जेरॉक्स करा के रख लेना है, उसको उससे पढ़ लेना है, क्योंकि ये बहुत ही मोटी पुस्तक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली, उतने की जरूरत आपको है नहीं। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, हाथ पर चलाना होगा और खोजना पड़ेगा कि इसके पास है कि आपको वो जेरॉक्स होकर के मिल जाए। तो राज्य व्यवस्था, लोक प्रशासन और सुशासन के लिए एम लक्ष्मीकांत इज द बेस्ट, और एम लक्ष्मीकांत की भारतीय राज्य व्यवस्था की अपडेटेड वर्जन की बुक और साथ ही साथ उनके द्वारा लिखित लोक प्रशासन की पुस्तक के सिलेक्टेड चैप्टर्स, आपका काम इतना से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पेपर की ओर, जहां पर है आपको इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था से संबंधित ग्लोबलाइजेशन वगैरह जो है पढ़ना है। इसके लिए भी मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूं वो क्लास 11th की एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी की बुक। क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी के बुक में ग्लोबलाइजेशन, पॉवर्टी जैसे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल है, और साथ ही साथ रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स की बुक, अर्थव्यवस्था की बुक जो है रमेश सिंह के द्वारा लिखित, ये दो पुस्तकें जो है वो आपको इकोनॉमिक्स के लिए काफी हैं। मान लीजिए आप रमेश सिंह आपको अगर थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप महेश वर्णवाल की भी अर्थव्यवस्था की जो पुस्तक है उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकर के देख सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था वाले पेपर के लिए मैंने आपको कुल 3 पुस्तकों का नाम बताया, जिसमें पहली पुस्तक जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है वो तो अनिवार्य है। बाद बाकी जो 2 पुस्तकों का नाम बताया, रमेश सिंह या महेश वर्णवाल, इसमें से कोई एक आपके पास होनी चाहिए पुस्तक। आगे बढ़ते हैं अगले पेपर की ओर। अगला पेपर जो है आपका वो विज्ञान वाला है, साइंस वाला, जनरल साइंस, एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जनरल साइंस के लिए क्या किया जाए? देखिए, जो विद्यार्थी विज्ञान बैकग्राउंड के हैं, साइंस बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए तो क्या जनरल साइंस में काफी कुछ उनको मालूम होता है, थोड़ा सा ऊपर से पढ़ लेंगे तो उनका वो तैयार हो जाएगा। लेकिन जो विद्यार्थी कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए क्या किया जाए? तो आप सभी के लिए, चाहे आप साइंस के हों, कॉमर्स के हों या आर्ट्स बैकग्राउंड के हों, आप सभी के लिए लूसेंट सामान्य अध्ययन की जो नीली वाली बुक आजकल आ रही है, आजकल नहीं हमेशा से ही आती है, आजकल चौड़ी वाली बुक आ रही है, उसमें का विज्ञान वाला जो सेक्शन है उसको पढ़ जाइए पूरे अच्छे से और 1-2 बार रिवाइज भी कर जाइए। वहां से आपका जनरल साइंस का काम हो जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का काम हो जाएगा। या अगर आप थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट की ही सामान्य विज्ञान के नाम से एक अलग बुक आती है स्पेशल साइंस की, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पर्यावरण की ओर। पर्यावरण के लिए जो आपकी बुक है वो परीक्षा वाणी पब्लिकेशन की एसके ओझा के द्वारा लिखित पुस्तक आती है पर्यावरण, उसकी अपडेटेड जो बुक है वो ले लीजिए। सबसे अच्छी बुक है, हिंदी में आती है और पर्यावरण से संबंधित सारे मुद्दों को उसमें संकलित किया गया है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, परीक्षा वाणी की पब्लिकेशन की पुस्तक है, रिटन बाय एसके ओझा। अब बात आता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की। तो देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक ऐसा विषय है जो बराबर बदलता रहता है, अपडेट होता रहता है, तो इसमें किसी स्टैटिक बुक को लेकर के पढ़ना मुझे ठीक नहीं लगता। मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि इसमें किसी बुक से पढ़ने से ज्यादा अच्छा ये है कि आप हर महीने जो एक मैगजीन खरीदेंगे करंट अफेयर्स की, उस मैगजीन से साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो सेक्शन है उसको छांट करके कॉपी में लिखते जाइए, पॉइंट वाइज करके कॉपी में लिखते जाइए और उसी से पढ़िए। वहीं से आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काम पूरा अच्छे से हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, मंथली मैगजीन जो आप लेंगे अपनी तैयारी के दौरान, उस मैगजीन में से विज्ञान प्रौद्योगिकी वाले विषय जो हैं उनको छांट करके एक नोटबुक में लिखते चलिए और वहीं से आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की
के प्रश्न जो होंगे आप उन प्रश्नों को करने की स्थिति में होंगे। या अगर आप कोई बुक पढ़ना ही चाहते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए, तो आप दृष्टि पब्लिकेशन की विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो पुस्तक है अपडेटेड वाली, वो आप खरीद के पढ़ सकते हैं। इसके आगे सारे पेपर्स तो कंप्लीट हो गए, लेकिन अभी एक चीज बाकी रह गई है, वो समसामयिकी के लिए मैगजीन कौन सा ले। देखिए बहुत सारे मेरे भी विद्यार्थी हैं जो यहाँ क्लास करते हैं, उनमें भी कंफ्यूजन रहता है कि सर कौन सी मैगजीन ले। मार्केट में खरीदने जाते हैं तो 25 प्रकार की 25 पब्लिकेशंस की मैगजीन सामने रखी रहती है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से ले कौन सी ना ले। हर मैगजीन में कुछ नई बात लिखी रहती है। तो देखिए मैं 2-3 मैगजीन्स के नाम बता रहा हूँ, उनमें से आप कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए, सब बढ़िया है। जेपीएससी के लिए आप परीक्षा मंथन की बुक आती है, करंट अफेयर्स मैगजीन आती है, हर महीने भी आती है, अर्धवार्षिकी भी आता है, वार्षिकी भी आता है। परीक्षा मंथन, तो परीक्षा मंथन पब्लिकेशन की मैगजीन आप ले सकते हैं। अच्छा होगा आप उसकी अर्धवार्षिकी या वार्षिकी ले लें जो लक्ष्य के नाम से आती है। या घटना चक्र पब्लिकेशन की भी मैगजीन आती है, तो घटना चक्र वाली मैगजीन आप ले लें। या प्रतियोगिता दर्पण ले लें, इन 3 में से कोई एक ले लें। बेहतर होगा कि ऊपर वाला 2 में से कोई एक लें, या तो परीक्षा मंथन लें या फिर घटना चक्र लें, और नहीं तो परीक्षा प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन आप आंख बंद करके ले सकते हैं और उससे अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो मैगजीन आप लेंगे वो आपको हर महीने लेनी है, हर महीने लेनी है और उसको पढ़ना है। तो इस प्रकार इस सेशन में हमने ये भी बात कर लिया कि हमें कौन सी पुस्तकें पढ़नी है। जो लोग हमसे अभी जुड़ रहे हैं, बाद में जो लोग जुड़े हैं, वो उनको मैं बता दूं कि अभी तक हमने कई मुद्दों पर बात कर ली। जैसे हमने इस मुद्दे पर बात की कि झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा अब तक कितनी परीक्षाएं ली गई हैं। हमने इस मुद्दे पर बात की कि परीक्षा का सिलेबस क्या है। हमने इस मुद्दे पर बात की कि तैयारी करना कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें। हमने इस मुद्दे पर भी बात की कि हमें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। और अब हम इस सेशन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ चुके हैं और अब हम बात करने वाले हैं कि हमारी तैयारी का रणनीति क्या होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये जानना होता है कि सर सब कुछ ले लिए, सिलेबस पढ़ लिए, है ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लिया हमने, और बुक्स वगैरह जो है वो भी हमने ले लिए हैं। अब आप बताइए कि अब क्या किया जाए, कैसे पढ़ें। इतना सारा बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस हो गया है, कैसे पढ़ें। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप अपने मस्तिष्क को इस बात के लिए मस्तिष्क को ये बात समझा दीजिए कि भाई जेपीएससी का जो सिलेबस है ये क्लोज्ड सिलेबस है। क्लोज्ड सिलेबस का मतलब जेपीएससी ने विषयवार ढंग से ये बता दिया है कि किस विषय से कितने अंक के प्रश्न वो पूछेगा, प्रश्न संख्याएं कितनी होंगी, सब कुछ बता दिया। वेल डिफाइंड सिलेबस है। वेल डिफाइंड सिलेबस होने का आपको फायदा लेना चाहिए। तैयारी की रणनीति क्या हो, इस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा ये है कि आपको प्रतिदिन, अब सबसे पहले तो अपनी एक रूटीन बना लीजिए। अच्छा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि रूटीन कागज कलम में नहीं बनाना है, क्योंकि कागज कलम वाली रूटीन कागज कलम में ही रह जाती है। रूटीन कहाँ बनाना है? अपने मस्तिष्क में बनाना है, अपने मन में बनाना है। और क्या रूटीन बनाना है? ऐसा मत बनाइएगा कि 6 बजे उठेंगे, 7 बजे चाय पियेंगे, 8 बजे खाना खाएंगे, ऐसा नहीं। ये बचकाना वाली बात है। ऐसी रूटीन आपको नहीं बनानी है। आपको रूटीन बनानी है कि आपको प्रतिदिन कितना कार्य करना है, पढ़ना कितना है। तो जहां तक मेरा अनुभव है, मैं आपको ये बताऊं कि आप प्रतिदिन किन्हीं 3 विषयों का सिलेक्शन कीजिए और 3 विषय को प्रतिदिन पढ़िए। ये 3 विषय कौन होंगे वो भी मैं बता रहा हूं आपको। पहला सब्जेक्ट जो आपका होगा वो कोई भी आसान सा सब्जेक्ट रख लीजिए जिसमें आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, वहीं से स्टार्ट कीजिए तैयारी। इन 6 पेपर्स में जो पेपर आपको सबसे आसान लगता है, जो हिस्सा सबसे आसान लगता है, वहां से तैयारी को आरंभ कीजिए। तो आपकी जो दिनचर्या होगी उस दिनचर्या में
कुल 3 विषय आपको प्रतिदिन पढ़ने हैं, जिसमें पहला विषय जो होगा वो होगा जो विषय आपको सबसे अच्छा लगता है। दूसरा विषय कौन सा होगा? दूसरा विषय वह होगा जो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप का है। डिस्क्रिप्टिव मतलब कॉन्सेप्चुअल है, जिसको समझने की जरूरत है। ज्योग्राफी हो सकता है एक ऐसा विषय, तो दूसरा एक वैसा सब्जेक्ट रख लीजिए। और तीसरा सब्जेक्ट जो होगा वो हर हाल में समसामयिकी होना चाहिए, करंट अफेयर्स होना चाहिए। मतलब प्रतिदिन आपको करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अलावा 2 और सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको। ये 2 सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, एक जो आपको पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट है और एक जो थोड़ा कम इंटरेस्ट है। इन 3 विषयों से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, फिर उसको आप खत्म कीजिए, फिर दूसरे विषय को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बीच बीच में रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जैसे हर सप्ताह जो आपने चीजें पढ़ी उसको एक बार रिवाइज कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। चीजें जब तक बार बार रिवाइज नहीं होंगी तब तक आपके दिमाग में वो बैठेंगी नहीं। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। साथ ही साथ लिखने की प्रैक्टिस। आप जो कुछ भी पढ़ते हैं या पढ़ेंगे, आप कोशिश करें कि आप उसको अपने शब्दों में कॉपी पर लिख पाएं, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा आपके चयन का माध्यम नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा तो बस ये है कि आपको मुख्य परीक्षा तक पहुंचाती है। हालांकि उसको सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक प्रारंभिक क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक मेंस तक तो जाएंगे ही नहीं, तो उसका एक अपना महत्व है। परंतु आपको जो मेरिट मिलेगा, जो परीक्षा आपको अंक दिलाएगी, आपके सिलेक्शन में आपका रैंक डिसाइड करेगी, वो तो मुख्य परीक्षा ही है और वो डिस्क्रिप्टिव होती है। तो लिखने का जो प्रैक्टिस है वो आपको शुरू दिन से ही करना है। आपने जो कुछ भी पढ़ा उसको लिखिए अपने शब्दों में, और अगर संभव हो तो समसामयिक विषयों से जोड़ करके उसका आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। करंट जो सिचुएशंस है, करंट जो टॉपिक्स मार्केट में चल रहे हैं, न्यूज में चल रहे हैं, उनसे अपने प्रश्न, अपने उत्तर को जोड़ करके उस सामंजस्य से बैठा करके लिखने की कोशिश करें। तो ये आपके तैयारी की रणनीति होनी चाहिए। प्रतिदिन कोई 3 विषय पढ़ने हैं आपको, प्रतिदिन लिखने का अभ्यास करना है आपको, और प्रतिदिन करंट अफेयर्स पढ़ना है आपको। इतना करेंगे तो ये आपका हो गया तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए। और अब इस सेशन के आखिरी विषय पर हम बात करने वाले हैं, जो है कि तैयारी के दौरान किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। दोस्तों, सिविल सेवा की जो तैयारी है वो एक लंबी चलने वाली तैयारी है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में होती नहीं है। इस लंबी तैयारी के दौरान कई बार ऐसा समय आता है जब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, आदमी दुखी महसूस करता है, या आदमी को लगता है कि कुछ इतना लंबा, इतना सारा पढ़ना है, कैसे होगा, क्या होगा, थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना है। सेल्फ मोटिवेशन सबसे जरूरी है। आपको अपनी निगाह अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखनी है, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में आपका लक्ष्य चलता रहेगा आप मोटिवेट रहेंगे। फिर अन्य किसी मोटिवेशन की जरूरत आपको नहीं है, आप खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। हाँ, ये जरूरी है कि पढ़ाई के दौरान एंटरटेनमेंट करते रहें। पढ़ाई के दौरान दिमाग को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक दिमाग रिलैक्स नहीं होगा तब तक वो फिर नई चीजों को कैसे एब्जॉर्ब करेगा, एक्सेप्ट करेगा। उसके लिए आप जो कुछ कर सकते हैं, आप फिल्में देख सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, आप कोई सीरियल देख सकते हैं, आप म्यूजिक सुन सकते हैं, आप कोई बुक पढ़ते हैं तो वो पढ़ सकते हैं, आप थोड़ा खेल सकते हैं, थोड़ा मित्रों से बात कर सकते हैं। वॉट एवर यू कैन डू, जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आप करते हैं अपने को खुश रखने के लिए, वो आप करें। सिविल सेवा की तैयारी का कहीं से ये मतलब नहीं है कि अपने आप को घर में पैक कर लें, बंद कर लें, महीनों तक नहीं बाहर निकले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर ही मनुष्य रिलैक्स्ड फील करता है, और आप उससे कुछ अलग नहीं है, ना होने वाले हैं। तो आप अपने आप को मोटिवेट रखें, दिमाग को रिलैक्स ज़रूर करवाएं, अपनी दिनचर्या फिक्स रखें, समय से उठें, समय से सोएं। और अच्छा, एक भ्रांति और है, लोग कहते हैं कि सर दिन में पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है कि रात में पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है। ये सब बेफजूल की बातें हैं। आपको जब पढ़ना ज़्यादा बेहतर लगता है, अगर आप रात में ज़्यादा इफेक्टिव महसूस करते हैं, निशाचर प्रवृत्ति के हैं अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, आप रात में ही पढ़ें।
या अगर आपको रात में नहीं पढ़ पाते हैं, रात में नींद आने लगती है, आपको दिन में ही पढ़ना ठीक लगता है, दिन में पढ़े। सुबह उठ के पढ़ना ठीक लगता है, सुबह उठ के पढ़े। लेट नाइट तक पढ़ना ठीक लगता है, लेट नाइट तक पढ़े। भैया ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप रात में पढ़ रहे हैं कि दिन में पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप पढ़ क्या रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं आप वो क्या आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप लेट नाइट पढ़ रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं, रात में पढ़ रहे हैं, दिन में पढ़ रहे हैं, सब बेफजूल की बातें हैं। इन सभी बातों में मत उलझिए, अपना ध्यान अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रखें और पढ़ाई करते रहें। बीच में जहां कहीं भी समस्या होगी, आप अपने आसपास जो भी आपको गाइड करने वाले लोग हैं उनसे इस समस्या पर चर्चा करें। आप हमसे चर्चा कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज, हमारे इंस्टा पेज पर आप जुड़ करके अपने समस्याओं को शेयर कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि उन समस्याओं का समाधान आपको बताया जाए। इसके अलावा दक्ष एजुकेशन के द्वारा जेपीएससी उड़ान सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें जेपीएससी के लगभग हर विषय के सेगमेंट से अलग अलग वीडियो उसमें सेशन अपलोड किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाते रहेंगे। आप उनकी सहायता ले सकते हैं। हमारी संस्था के द्वारा भी ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी दोनों ही रूप में जेपीएससी और झारखंड एसएससी की जो है तैयारी कराई जा रही है। आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। जैसे भी हो, मुख्य बात यह है कि आपको सफलता पानी है। आपकी इस राह में मैं और ये दक्ष एजुकेशन जो है आपके साथ है। आपकी हर समस्या को मिलकर सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन सबसे अंत में ये कहना चाहूँगा कि पढ़ना तो आपको ही है, पढ़ना आपको ही है, और आप जितनी जल्दी ये काम आरंभ करें उतना बढ़िया है, क्योंकि जितना देर करेंगे उतना पीछे होते जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये सेशन जो है वो अब खत्म करने की इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से। काफ़ी कुछ बातों पर आज हमने चर्चा की, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको कुछ ना कुछ आपको समाधान मिला होगा। आपके अंदर जो कन्फ्यूज़न था उस कन्फ्यूज़न को दूर करने में सहायता मिली होगी, और फिर आगे जो भी समस्या हो आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करके बताएं। और एक काम आपको और करना है, इस पूरे सेशन को देखने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका फीडबैक ही इस पूरे सेशन की गुरु दक्षिणा है, तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल की बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि आपकी तैयारी के दरमियान, पूरी तैयारी के दरमियान ये बेल आइकन जो है वो बजता रहेगा, और आपको आपसे संबंधित आपके लिए ज़रूरी चीज़ें आप तक मुहैया कराता रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।